हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चल रहा था ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर, 5th चैप्टर, जिसमें हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अपने किसके बारे में, महासागर के बारे में। महासागर क्या है, कैसे हैं, तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महासागर के बारे में। महासागर के बारे में क्या कह रहा है देखेंगे। तो महासागर कितने होते हैं ये बताइए आप लोग मुझे, कि महासागरों की संख्या कितनी होती है, बताइए। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे महासागरों की संख्या कितनी होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। जो महासागर है वो किस जलमंडल का मुख्य भाग क्या है, हमारे महासागर हैं। ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मैंने अभी बताया था। आगे बढ़ेंगे। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। महासागरीय जल कैसा होता है, हमेशा गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी? एक तो महासागर की 3 गतियां कौन कौन सी हैं वो है हमारी तरंगे। कौन कौन सी? तरंगे नंबर 1, ज्वार भाटा नंबर 2, महासागरीय धाराएं। ये क्या है, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बड़े से बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। तो उन्होंने कहा है कि बड़े से छोटे, कैसे, बड़े से छोटे के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। कौन कौन से महासागर प्रमुख हैं? प्रशांत महासागर, मैंने आपको एटलस में दिखाया है, उसमें जो मैंने अभी दिखाया था एटलस उसमें। और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा आपका क्या हो जाता है, प्रशांत महासागर। उससे छोटा हो जाता है आपका अटलांटिक, देन हिंद महासागर, देन दक्षिणी महासागर, देन आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम एक एक करके अपने महासागरों के बारे में पढ़ें। तो सबसे बड़ा महासागर क्या बताया था, सबसे बड़ा महासागर था हमारा प्रशांत महासागर। तो हम पढ़ते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये चीज़ आपको पता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। कितने भाग पर फैला है? 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। मैंने कल भी बताया था, आपको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जो प्रशांत महासागर है वो कैसा है, हमारा वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो एशिया जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से देश पाए जाते हैं? तो हमारा एशिया पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। देखो कौन कौन से, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो चित्र मैंने दिखाया था उसमें आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति पता लगाइए। तो वो हम किस में देखेंगे, अपने एटलस में। आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम अपना अगला महासागर। तो अगला महासागर है हमारा अटलांटिक महासागर, जो विश्व का कैसा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे अंग्रेजी भाषा के एस आकार में देखा गया। तो जो हमारा प्रशांत महासागर था वो गोल था, और जो हमारा अटलांटिक महासागर है वो एस आकार का देखा गया है। क्यों देखा गया है वो आगे पता चलेगा। इसके पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी किनारे पर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका पाया जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप अपना एटलस बार बार देखें, उसमें स्थिति देखें कहाँ कौन सी चीज़ है। जैसे ही आप देख लेंगे आपके माइंड में मैप की इमेज बन जाएगी, और ये चीज़ें आपको क्या है, रटनी नहीं पड़ेगी। यहाँ अनियमित और दंतुरित तट रेखा, प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के आदर्श स्थित हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसकी जो तट रेखा है वो कैसी है, अनियमित है और दंतुरित है। यहाँ पे पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा, हमारा अटलांटिक महासागर। देखो ये है, देखो ये दंतुरित तट रेखा पाई गई है। कैसी रेखा पाई गई है, दंतुरित तट रेखा आपको दिख रही होगी। ये देखो, ये देखो, ये
ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर ही दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हिंद महासागर। क्या है हमारा आगे, हिंद महासागर। तो हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंद महासागर कौन से नंबर का हो जाएगा हमारा, तीसरे नंबर का हो जाएगा। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो हमारे हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा, यानी भारत के नाम पर। देखो, देख रहे हो ना, यह महासागर लगभग कैसा है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो हिंद महासागर का आकार कैसा है आपका, ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका स्थित है। ध्यान देना, उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका स्थित है और पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, दिशाओं से क्वेश्चन बनता है गाइस, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से और बार बार फोर्स करके बता रही हूँ चीज़ें कि उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया किस महासागर के, हिंद महासागर के। तो ये चीज़ें आपको रटने नहीं पड़ेंगे, जब आप बार बार मैप देखोगे, उसे बनाओगे, तो हमें आपकी चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला महासागर है, वो है दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। कौन सा, अंटार्कटिका द्वीप, महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। जो दक्षिणी महासागर है वो अंटार्कटिका द्वीप को क्या करता है, चारों ओर से घेर लेता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। तो ये कहाँ तक फैला है, ये उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट महासागर हो जाता है हमारा कौन सा, आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तर ध्रुव वृत्त पे स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है। कौन सा, हमारा आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। कहाँ फैला है, जब उत्तर ध्रुव में स्थित है तो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला भी होगा। यहाँ प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। तो ये जो प्रशांत महासागर से कैसे जुड़ा, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के सक्रिय भाग से जुड़ा है। तो वहाँ कौन सी जल संधि होती है, बेरिंग जल संधि। अगर क्वेश्चन आता है आर्कटिक महासागर किस जल संधि के द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है, तो आपकी हो जाएगी बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है, और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो आपको महासागर, महाद्वीप मैंने बता दिए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे अपने वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वायुमंडल क्या है, कैसे वायुमंडल में चीज़ें काम करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल, ठीक है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की परत से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने चारों ओर किससे घिरी हुई है, गैस की परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। जो वायु की पतली परत है वो इस ग्रह का कैसा भाग है, इंपॉर्टेंट है, अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यहाँ वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। जो वायुमंडल है वो हमें क्या करती है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी हमें बचाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल कहाँ तक फैला है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को किसके किसके आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, उसके घटक, तापमान और अन्य चीज़ों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो ये परतें हैं वो कौन कौन सी है, पहली है क्षोभ मंडल, देन समताप, मध्य और आयन, बहिर्मंडल। तो ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है। तो आपका एक मिनट, आपका फर्स्ट हो जाएगा क्षोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड क्या होगा, मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल और चतुर्थ और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, वायुमंडल को कितने तापमान और घटकों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पृथ्वी से जाके जो पहला होगा वो हमारा क्षोभ मंडल
होगा, देन समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये क्या है, ये हमारे वायुमंडल के क्या है, मंडल हैं। इनको वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि इन मंडलों में क्या क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल है उसमें जो मुख्य गैस कौन कौन सी हैं, वो ऑक्सीजन और क्या पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा को 90% यानी कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत है, हमारे साफ और शुष्क हवा का 90% है, यानी कि 99% है। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। ध्यान रखना, वायुमंडल में इम्पोर्टेंट रोल कौन सी गैसें अदा करती हैं, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और आयतन के अनुसार क्या है, हमारी नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि कितनी है, 1% पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाई और आर्गन ये 1% पाई जाती है। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन किसके काम आती है, ऑक्सीजन हमें सांस लेने के काम आती है। ऑक्सीजन किसके काम आती है, तो ऑक्सीजन हमें सांस लेने में काम आती है। और जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो ग्रोथ होती है हमारी, उसके लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन सांस के लिए और नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए, इवन प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यद्यपि बहुत कम मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पृथ्वी में हीट होती है, जो वो हीट छोड़ती है, उसको क्या करती है, अवशोषित करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम है कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई हीट या ऊष्मा को अवशोषित कर लेना है। ठीक है, पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है, गर्म रहती है। अगर वो हीट अवशोषित ना करे तो पृथ्वी गर्म नहीं रहेगी। ठीक है, यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होती है। आगे बढ़ेंगे। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, जब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो वायुमंडल की क्या होगा, घनत्व में भिन्नता आएगी। कैसे, यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होगा, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वहाँ तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। जो घनत्व है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा घनत्व क्या होगा, तेजी से घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण तो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि, एक मिनट, तेजी से क्या होता है, हमारा घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा घनत्व ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे हमारा क्या होगा, घनत्व कम होता जाएगा। ये ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, इसमें सारे मंडल बने हुए हैं। ये देखो, ये आपका स्थल मंडल है, ये आपका वायुमंडल है, और ये आपका जलमंडल है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कमेंट, यानी कि बहुत प्यारा सा कमेंट आप करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है, जैसे कि ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता है, हमारा घनत्व तो घटता है, और घनत्व के साथ साथ हमारा क्या होता है, हमारा तापमान भी घटता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने में हमारा क्या होगा, घनत्व भी घटेगा और तापमान यानी कि टेम्परेचर भी घटेगा, और हमें डेंसिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऊपर जाने पर घनत्व भी कम होता है और तापमान भी
कम होता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है हमारा, पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जो वायुमंडल है वो समान, हर जगह समान नहीं होता। वो क्या होता है कि हर जगह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो हमारी वायु है, जो हमारी हवा है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, यानी कि हाई प्रेशर से कहाँ बहेगी, लो प्रेशर की ओर चलती है। जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। कहाँ चलती है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, हमारी वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो गतिशील वायु होती है उसे पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे कि जीव मंडल क्या है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अपने जीव मंडल के बारे में। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। जो जीव मंडल है वो किसका सीमित भाग होता है, वो जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीव मंडल में क्या है, हमारा जीव मंडल में ही हमारा जीवन मौजूद है। अब सोचिए कि केवल हवा हो, जल ना हो, तो क्या वहाँ हम रह सकते हैं? हाँ, केवल जल ही हो, वहाँ हवा ना हो, वहाँ हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हमारे रहने के लिए जल और हवा दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जिस स्थान पर जल और हवा दोनों चीज़ें पाई जाती हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। वहीं पे हमारा क्या है, जीवन मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जो मनुष्य है और जो जीवाणु हैं वो क्या है, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो जीव मंडल के प्राणी हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो जंतु जगत और पादप जगत। कौन कौन से जगत में, जंतु जगत को और पादप जगत में विभक्त किया गया है। जो जीव मंडल में प्राणी रहते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 जंतु जगत, नंबर 2 पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी में ये तीनों परिमंडल आपस में क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी ना किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगेगा। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, जो चीज़ें हो रही हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। जो हाल ही में सुनामी आई थी, कहाँ पर, अंडमान और निकोबार में, वहाँ का कुछ भाग क्या हुआ था, पानी में डूब गया था। ठीक है, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। जब क्या हुआ, सुनामी आई तो वहाँ क्या हुआ कि जो दूषित पदार्थ थे, दूषित चीज़ें थी, वो क्या हुई, वो झीलों और नदियों में मिल गई। तो वहाँ का जो जल था वो पीने योग्य नहीं बचा, क्योंकि मानव के लिए वो क्या था, नुकसानदायक था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, ये सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जीवित रहने के लिए हमें एक दूसरे पर क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों एवं गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। जो उद्योग हैं, विद्युत संयंत्र है, गाड़ियों का पदार्थ, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो क्या करता है, हमारे वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायु का क्या है, इंपॉर्टेंट घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी में क्या हो जाएगी, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पृथ्वी में जो हीट होती है उसे अवशोषित कर लेती है। ठीक है, जैसे कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कोई फॉर्म होती है, फॉर्म में आप पानी डालोगे तो वो सारा सोख लेगी। ठीक है, सोख लेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या करती है, जो पृथ्वी पे हीट होती है, जो गर्मी होती है, वो अवशोषित करके यहीं रख लेती है, अपनी पृथ्वी पर रखती है। क्योंकि पृथ्वी में परावर्तन के कारण जो सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के कारण वो सारी जो हीट है वो वापस चली जाती है। बट कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हीट को क्या करती है, सोख लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती पर बढ़ जाएगी तो क्या
होगा, तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या कहते हैं, जब तापमान में वृद्धि आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन कहेंगे। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, किसे, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तो ये तीनों मंडल ही हमें आवश्यक हैं और इन तीनों मंडल में रहने वाले लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। यहाँ जो भी घटनाएं होंगी ये हमें प्रभावित करेंगी। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की क्लास। तो ये था आपका लास्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, लास्ट चैप्टर नहीं सॉरी, ये था आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर। आई होप आपको मैं चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ। अगर चीज़ें कल क्लियर हुई हैं तो गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा और एनसीईआरटी सीरीज़ से जुड़े रहिएगा। यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जिस दिन आप कहोगे मैम आपकी क्लास ली थी इसलिए मेरे इतने मार्क्स आए और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।